Hi guys, this is CA Kshitij Gupta. Welcome to Wealthy's YouTube channel and to our Explainer series. आज इस सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे रिसेंटली अभी फाइनेंस बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ यहां पर पास हुआ है। जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल पेश किया था उसमें और जो कल बिल पास हुआ है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट और अमेंडमेंट कल रही वो रही डेट म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेशन को लेकर। तो अभी तक जो डेट फंड्स हुआ करते थे वहां पर आपको 3 साल तक अगर आप डेट फंड्स को रखते थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देना होता था। जो भी गेन्स आपको होते थे वो आपकी इनकम में ऐड हो जाते थे और आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता था। 3 साल से ज्यादा अगर आप डेट फंड्स को रखते थे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाता था और वहां पर 20% इनकम टैक्स आपको देना होता था इंडेक्सेशन के बाद। इंडेक्सेशन का मतलब हो जाता है कि जो इन्फ्लेशन इस पीरियड में लग रही है उस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही थी। अब इस अमेंडमेंट में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कंसेप्ट ही हटा दिया है उन म्यूचुअल फंड्स में जिन म्यूचुअल फंड्स में 35% से कम इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी फंड्स में होगी। यानी कि यहां पर डेट म्यूचुअल फंड्स इसमें कवर हो जाते हैं, इसके अलावा कवर हो जाते हैं इंटरनेशनल फंड्स और उसके साथ साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ भी इसके दायरे में आकर कवर हो जाते हैं। यानी कि इन सभी फंड्स में जिनमें 35% से कम इन्वेस्टमेंट रहती है इंडियन इक्विटीज में, वहां पर चाहे आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं चाहे 3 साल के लिए रखते हैं, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ही टैक्स देना होगा और जो भी आपका इनकम होगी वो आपकी स्लैब में इनकम में टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। इस अमेंडमेंट के बाद से उन इन्वेस्टर्स को जो कि 30% स्लैब रेट में आते हैं उनको थोड़ा सा यहां पर झटका लगते हुए नजर आ रहा है और ये एक नेगेटिव चीज उन इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाली है। अब जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी टैक्सेशन एट पार विद बैंक एफडीज यहां पर कर दी गई है। तो ये एक बैंक एफडीज के लिए पॉजिटिव बात है और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए एक नेगेटिव बात यहां पर ये रह सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कुछ सवाल यहां पर लोगों के आते हैं, मेरे पास लगभग कल से काफी सारे सवाल आ रहे हैं इस बात पे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड्स में या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में या किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या उनके ऊपर ये अप्लाई हो गया है या नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी लोग इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे उनके ऊपर अप्लाई होती है। तो अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी, जो प्रीवियस टैक्सेशन थी, वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। यानी कि अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स को 3 साल से ज्यादा रखेंगे तो आपको 20% टैक्स देना होगा आफ्टर इंडेक्सेशन। अब काफी सारे लोगों का यह भी सवाल रहता है कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडेक्सेशन का साफ साफ मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट आपको जो इन्फ्लेशन है उस पे टैक्स नहीं ले रही है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वहां पर आपने एवरेज 8% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स कमाई। अब ये 5 सालों में जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 6% के आसपास थी। यानी कि आपने 6% तो इन्फ्लेशन को ही दे दिया, तो 8% माइनस 6%, 2% पे यहां पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने वाली है और 2% का भी 20%, यानी कि ओवरऑल आपको कितना टैक्स देना पड़ा, 0.4% का टैक्स देना पड़ा और 7.6% की आपकी इनकम हो गई। वहीं सिमिलर केस में अगर आप 8% पे टैक्स देंगे 30% स्लैब रेट पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा जो आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हो गई वो 8% का 30% आप हटा दीजिए, यानी कि लगभग आप ये मान सकते हैं 5.6% की आपकी रिटर्न रह गई। तो काफी ज्यादा इंपैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर आने वाला है। इसके अलावा एक पॉजिटिव अमेंडमेंट भी यहां पर हुई है जिसमें यूनिट होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का फायदा होते हुए यहां पर नजर आया है। यह हुई है रिट्स और इनविट्स के जो भी टैक्सेशन थी उस पे। पहले बात करते हैं कि फाइनेंस बिल जो 1 फरवरी को पास हुआ था उसमें क्या बोला गया था, फिर हम अमेंडमेंट की बात करेंगे।
तो देखिए जितने भी ये रिट्स और इन्वेट्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में अपनी जो इनकम है वो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। तो अभी तक ये इंटरेस्ट, डिविडेंड्स ऐसी जो इनकम ये चार्ज करते थे उस पे टैक्सेशन हुआ करता था। लेकिन एक और तरीका है जिससे रिट्स और इन्वेट्स अपनी जो इनकम थी वो यूनिट होल्डर्स को ट्रांसफर करते थे, उसको बोला जाता था रीपेमेंट ऑफ लोन। तो 1 फरवरी को ये अनाउंस हुआ था कि जितना भी पैसा रीपेमेंट ऑफ लोन के जरिए यूनिट होल्डर्स को रिट्स या इनवाइट्स देंगे वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा और ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगा। अब यहां पर चेंजेस हो चुके हैं। अब ये जो कल फाइनेंस बिल पास हुआ है इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहां पर अमेंडमेंट की गई है। अभी भी ये जो रीपेमेंट ऑफ लोन है ये टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आप मान लीजिए कि आपने एक यूनिट खरीदी थी रिट की 200 रुपीज की, तो अब ये चीज यहां पर कल की अमेंडमेंट में ये बोला गया कि अगर आपको जो रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे जो पैसा मिलता है यूनिट होल्डर्स को रिट से, अगर वो टोटल 200 तक ही है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 200 से ज्यादा पैसा अगर आपको रीपेमेंट ऑफ लोन के माध्यम से मिलता है तो वो जो एडिशनल पैसा है उस पे आपको टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने जो रिट्स की यूनिट खरीदी थी वो 200 रुपीज पर यूनिट थी, आपको रिट्स ने 20 रुपीज के रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे पर यूनिट पैसा वापस किया। तो सिंस ये जो अमाउंट है ये टोटल इशू प्राइस से कम है, आपको इस पे टैक्स नहीं देना होगा। मान लीजिए 5 साल बाद उस रिट ने आपको 150 रुपीज और पे किए पर यूनिट, तो यहां पर अब आपका टोटल रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे जो आपको पैसा मिला वो 20 प्लस 150 170, ये भी आपके इशू प्राइस 200 से कम है, तो अभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब मान लीजिए 2 साल बाद रिट्स ने आपको फिर से 50 रुपए और रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे दिए। अब आपका जो टोटल रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे आपको पैसा मिला है वो कितना हो गया, 20 प्लस 150 प्लस 50 यानी कि 220 रुपीज आपको वापस अभी तक मिल चके हैं। तो ये जो 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले यानी कि 220 रुपीज आपको रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम पे मिले हैं, 200 रुपीज का आपका इशू प्राइस था, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज आपको मिले हैं ये आपके टैक्सेबल होंगे अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। इससे पहले जो 1 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई थी उसके हिसाब से ये पूरा 220 रुपीज आपका टैक्सेबल था। तो यूनिट होल्डर्स के एंगल से अगर हम देखेंगे तो ये एक रिलीफ यहां पर मिला है। तो ये 2 मेजर चेंजेस यहां पर किए गए हैं, अमेंडमेंट्स की गए हैं जो फाइनेंस बिल 1 फरवरी को पास हुआ था, डिस्कस हुआ था, और जो कल एक्चुअल में फाइनेंस बिल पास हुआ है उनके बीच। तो ये उम्मीद करता हूं आपको इस अपडेट से हेल्प मिलेगी। वीडियो से हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर सुनोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग अ मनी, लेकिन आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंसेस प्रॉपरली, इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट बट इट विल ऑल्सो सिक्योर योर फ्यूचर। आप में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो अपनी मनी और अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। तो डोंट वरी, आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे, बट साथ ही साथ आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर देंगे और साथ ही साथ उसे मैनेज भी करेंगे। तो टेंशन किस बात की, इजी है ना। सो वेट मत कीजिए, आज ही अपनी कॉल शेड्यूल कीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।